उत्पादकता और स्थिरता का संतुलन बनाए रखना वर्तमान में बड़ी चुनौती है। टिकाऊ खेती वर्तमान के लिए बड़ी जरूरत है, जिसके मद्देनजर दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सस्टेनेबल फूड एंड एग्रीकल्चर विषय पर अलग अलग सेशन के माध्यम से चर्चा की गई। वहीं इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय कृषि को लेकर फिक्की सजग है और एक माता पिता की भूमिका निभाता नजर आ रहा है। फिक्की हमेशा प्रोत्साहन का काम लंबे समय से करता आ रहा है और इसी क्रम में ये अवार्ड सेरेमनी भी संपन्न हो रही है। विभिन्न विधाओं में कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो महानुभाव हैं, उन सबको आज सम्मानित करने का काम हुआ है। मैं अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से उन सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सब मानव हैं, मानव में गुण भी है और अवगुण भी है। समाज के द्वारा कोशिश ये की जाती है कि व्यक्ति के गुणों का अधिकाधिक विकास हो और गुणों का विकास करते हुए व्यक्ति का जो हुनर है, उसकी जो ऊर्जा है, वो समाज के लिए उपयोगी साबित हो। व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता है, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ता रहे, उसका प्रोत्साहन होता रहे, इसके लिए किसी न किसी पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है और मैं समझता हूँ वो पेरेंट्स की भूमिका फिक्की और यस बैंक आज निभा रहे हैं। यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस दौरान कृषि में मजबूती से अपनी भागीदारी निभा रही दर्जनों कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। It's wonderful to be in the sustainability conference. बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स और प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर सबको एकत्रित करके यहाँ ये वाला टॉपिक डिस्कस हो रहा है। जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं वो लगता है कि ये बहुत दूर की बात है, ये होगा नहीं होगा बाद में ये सब देखा जाएगा। हालांकि पिछले 3-4 साल अगर देखते हैं तो ऑल क्लाइमेट स्मार्ट क्लाइमेट इवेंट्स दैट वी आर सीइंग have become real and here and now. So sustainability in agriculture is directly proportional to moving to climate resilient agricultural practices. Sustainable agriculture मतलब अगर हिंदी में बोले तो संधारणीय कृषि, ऐसी कृषि जो कि संतुलित हो, जिसमें एक वातावरण और जो उसकी अर्थव्यवस्था है और टेक्नोलॉजी, इन तीनों का एक संतुलन हो, उसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये जो आज का ये सम्मेलन है, इस विषय पर आप देखेंगे आगे अब और बहुत तवज्जो होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने सुबह यहाँ कहा था, समस्या ये है कि हमारा जो किसान है वो अनवायबल बनता जा रहा है। उसकी जो पूरी आर्थिक एक आधार है, कृषि उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उसकी आमदनी नहीं काफ़ी हो रही है कृषि से, बाजार उसको सही मूल्य नहीं दे रहा है, जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का जो तेज़ी से विकास हो रहा है वो जल्दी से उसके पास पहुंचता नहीं है, खासकर जो छोटा किसान है उसके पास नहीं पहुंचता है। तो अब वो आप कह सकते हैं एक बिल्कुल डूबते हुए व्यवसाय का मालिक है। जब तक किसान को हम वायबल नहीं बनाएंगे, जब तक किसान को हम संधारणीय सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, कृषि का कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि हम हर साल $10 बिलियन का केवल खाद्य तेल आयात कर रहे हैं।
आपको ये पता होगा हम $10 बिलियन की दालें भी आयात करते हैं। ये ना नौबत आ जाए कि कहीं हम अगले साल या 2-3 साल बाद गेहूं और चावल भी हम आयात करना शुरू कर दें, क्योंकि जो हम जिस प्रकार से किसान को मैं कहूँगा उस पर सही तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल आशंका उठती है। तो ये इस प्रकार के सम्मेलन इसलिए आवश्यक हैं कि हमें 3 मुझे लगता है जो इसमें अलग अलग वर्ग हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसान, आज यहाँ चलिए कुछ किसान प्रतिनिधि थे, खुशी की बात है, लेकिन उनको हमें आगे जाके बहुत बड़े तरीके से उनसे हमें किसी तरह से संपर्क साधना पड़ेगा। दूसरा जो निजी क्षेत्र है, जो आज बहुत बड़ा प्लेयर है कृषि में, लेकिन वो केवल अपने प्रॉफिट की सोच रहा है। आज मेरा सीड ले लो, आज मेरा फर्टिलाइजर ले लो, फिर मुझसे मत पूछो कि किसान का क्या हुआ। तीसरी सरकार जो पूरी नीतिगत जो है ना अपना ढांचा बना रही है, इन तीनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये संधारणीय कृषि सिर्फ एक चर्चा इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस में रह जाएगी। हम अपनी तरफ से, हमारी जो कंपनी है समुन्नति, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पिछले कई साल से, और उसमें हमारे बहुत सौभाग्यवश अच्छे पार्टनर्स जुड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान को एक छोटे, जो हमारी क्षमता है, हमने लगभग 4000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ पिछले 2 वर्ष से संपर्क साधा है। उसमें हम कह सकते हैं लगभग 40 लाख किसान जुड़े हुए उन 4000 कंपनी से, और हम उनको पूंजी लागत के लिए मार्केट लिंकेज, जो उनका उत्पाद है बेहतर बाजार तक पहुंच सके, और सही टेक्नोलॉजी उनको मिल सके। हम इन 3 पहलुओं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मुझे आज इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ अच्छी लगी कि लगभग सभी जो प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने ये माना कि हमें पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और सहयोग से ही आगे चलना पड़ेगा। हम अकेले नहीं, कोई कंपनी, सबसे बड़ी भी जो कंपनी है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इस समस्या का निदान कर सके। तो मुझे आशा है कि आगे इस प्रकार के और जो विचार विमर्श होंगे, उससे सरकार को भी सही नीतियों को पहचानने में मदद मिलेगी, और प्राइवेट सेक्टर को और किसानों को भी कोलैबोरेट और सहयोग करने की और अवसर प्रदान होगा। Theme of the conference is very well designed. Sustainability and scalability both go hand in hand. If I talk about SLCMR warehousing impact, we are impacting about 3.6 crore people annually, managing about 2500 million metric tons of commodities. So sustainability for us means not only sustainability from a perspective of our clients, but of the environment totality. आज की फिक्की के सस्टेनेबिलिटी समिट का जो टॉपिक है, इसमें सबसे अहम मुद्दा पानी है, क्योंकि अगर पानी का मैनेजमेंट सही है तो खेती है, तो सब कुछ प्रोडक्शन है, सस्टेनेबिलिटी है। पिछले 110 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बरसात जो है हमारे भारत में पूरे 75% एरिया में लगभग 800 MMC भी ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि पानी का क्राइसिस है। तो ये पानी का क्राइसिस नहीं है, ये वाटर मैनेजमेंट का क्राइसिस है, और ज़रूरी है टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी है ना टपक सिंचाई। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पाम ऑयल सोर्स करें। हालांकि इंडिया में डिफॉरेस्टेशन पाम ऑयल कल्टीवेशन कॉज करने का एक रीज़न नहीं है, बट जो हम पाम ऑयल सोर्स करते हैं बाहर के देशों से, उससे डिफॉरेस्टेशन ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो RSPO स्टैंडर्ड्स या सिमिलर स्टैंडर्ड्स जो कि डिफॉरेस्टेशन एंड कन्वर्जन फ्री पाम ऑयल प्रमोट करता है, उसको अडॉप्ट करें। We are saying by 2050 the population will go up to 11.5 billion from present 7 billion, 7.5 billion. Land mass, arable land is shrinking. You are facing water shortages, you are facing climate changes, and we will be required to grow at least 70% more food in next 20 years for giving adequate food supply to all the population. Where will that come from? So unless we go for a climate smart agriculture, regenerative agriculture, where we can produce more crop from less land or from the same land.
the way we look at sustainability, we see this is the major focus. There would be no other agenda than the addressing the sustainability agenda, which is the most critical development goal we have. And in order to achieve those goals, we are looking at building ecosystem which can channelize capital, which can build the capacity of entrepreneurs and support government and others who are working on this. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये टिकाऊ खेती होती है, और टिकाऊ खेती जो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, यानी कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक संतुलित धरती पा पाएँ। एक कॉर्पोरेट का मैंने वो बड़ा अच्छा स्लोगन भी देखा है कि यू लीव बेटर व्हाट देन यू गेट। Sustainability was always important. It's just that sustainability and climate is now in the limelight. It's because of incidents that's happening across the world. And a lot of focus has happened because of the COPs, which are happening every year, which has set the agenda for the government across the world to talk about the steps forward. Sustainability in agriculture, and we feel that it is one of the things that is of paramount importance considering the impact of climate change. Climate change is impacting small and marginal farmers, and they are unable to adjust to the vagaries of climate change. And we feel that sustainable agriculture, introducing better farming techniques, introducing better biologicals will help farmer not only become resilient to the climate change but also increase their yield and profitability. सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही मेजर मुद्दा है आज के डेट में। तो राइट नाउ हमें सब पता है कि वाटर लेवल कम हो रहा है, एंड देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 5-10 years, विच विल बिकम अ अलार्मिंग इशू। सो और ये आप सभी को पता भी नहीं होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम होता है और सबसे ज़्यादा मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है उसमें सेविंग्स करने का। तो उसके लिए माइक्रो इरिगेशन इज़ अ टेक्निक which is worldwidely adopted and which is being adopted slowly in the country. फार्म सिक्योरिटी अगर हम देख रहे हैं तो एक फार्मर, सॉइल और टेक्नोलॉजी, ये 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड रहेगा। सो फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो he'll be interested in having investing in sustainability more. देखिए, जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, सस्टेनेबिलिटी एक नया वर्ड है सभी के लिए और सभी इस पे फोकस करना चाहते हैं। जब तक कोई भी चीज़ हम एक ऐसा एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं फील्ड को सेव करने के लिए, फूड को बचाने के लिए, वो करना पड़ेगा, मैं बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स ये बहुत यूज़फुल है बिकॉज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अब आज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ नहीं देखा और उसको बचाए रखने की कोशिश नहीं की तो आगे चलकर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हम देख रहे हैं उसके नतीजे ऑलरेडी, क्योंकि वेदर पैटर्न किस तरह से इराटिक होता चला जा रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी सर्दी जो है इतनी ज़्यादा पड़ने लगती है। तो जो पुराना जो क्लाइमेट का और जो वेदर पैटर्न था वो सारे सिस्टम सब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और उसका सीधा असर कृषि पर पड़ता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारा एक स्टार्टअप है, हम भोपाल बेस्ड स्टार्टअप है ग्रीन एंड ग्रेस, और हम फार्मर्स के साथ मिलके सस्टेनेबल फूड ग्रो करते हैं, उसे एंड कंज्यूमर तक लेके जाते हैं, जिसे आप D2C या फार्म टू किचन एक इनिशिएटिव बोलते हैं। और अभी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है, जिसमें हम वहाँ की FPOs के साथ मिलके वीट एंड पैडी की जगह कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और वो जो हेल्दी एक केमिकल फ्री फूड हम ग्रो कर पा रहे हैं उसे हम एंड कंज्यूमर तक लेके जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न कैटेगरी में कृषि में बेहतरीन योगदान के लिए कई कंपनियों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया, जिसमें फार्मर इनकम एनहांसमेंट प्रोग्राम में फर्स्ट प्राइज ITC लिमिटेड कंपनी को दिया गया, साथ ही दूसरा प्राइज कोर्टेवा एग्री साइंस और तीसरा बायोक्रॉप साइंस को दिया गया। इसके अलावा JK पेपर लिमिटेड, टैफे लिमिटेड को एनकरेजमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज विस्टा प्रोसेस्ड को गया। SME कैटेगरी सेगमेंट में फर्स्ट प्राइज लॉरेंस स्टील एग्रो प्रोसेसिंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। वहीं नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस में फर्स्ट प्राइज सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया को गया और दूसरा ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन को सम्मानित किया गया और तीसरा पैराशूट कल्प वृक्षा फाउंडेशन को गया। वहीं सोय और वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन कैटेगरी में पहला अवार्ड LT फूड लिमिटेड को दिया गया, दूसरा अवार्ड DCM साईराम लिमिटेड को दिया गया और तीसरा अवार्ड UPL लिमिटेड को मिला। वहीं कॉर्पोरेट सेगमेंट में पहला अवार्ड सीड वर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को मिला और SME सेगमेंट में पहला प्राइज
रिवलिस इरिगेशन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को मिला। लार्ज कॉर्पोरेट्स में फर्स्ट प्राइज कोर्टेवा एग्री साइंस को दिया गया, सेकंड प्राइज नेस्ले इंडिया लिमिटेड को दिया गया। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेगमेंट में वर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी इनोवेशन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पहला प्राइज कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला, दूसरा सोहनलाल कम्युनिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिला। एसएमई सेगमेंट में पहला प्राइज एग्रोनोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला और नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन कैटेगरी में पहला अवार्ड हार्वेस्ट प्लस को मिला। इसके अलावा इस सेमिनार में कृषि मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी सैमुअल प्रवीण कुमार शामिल रहे।